नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पटना के बिहार संग्रहालय की। जी। हमारे पास कुछ जानकारी हैं, कुछ लेख हैं इस पर, और हमारा इरादा है कि इस मॉडर्न म्यूजियम के जरिए बिहार के जो समृद्ध इतिहास है उसकी परतों को थोड़ा खोलें। ये सिर्फ म्यूजियम देखना नहीं है, बल्कि इतिहास को महसूस करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। दिलचस्प बात यह भी है कि ये म्यूजियम अगस्त 2015 में खुला था और अक्टूबर 2017 तक मतलब पूरी तरह तैयार हो गया। जी। और इसका डिज़ाइन जापान की बहुत मशहूर फर्म है माकी एंड एसोसिएट्स, उन्होंने मुंबई के ओपुलिस आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर इसे डिज़ाइन किया है। हाँ, ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो पूरा वो 5.6 हेक्टेयर में फैला हुआ एक कैंपस जैसा है। अच्छा। हाँ, जिसमें आंगन है, छतें हैं, अलग अलग गैलरी वाले ब्लॉक हैं, काफी खुला खुला सा है। और सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, इसे तो पर्यावरण के लिहाज से 5 स्टार GRAI के रेटिंग में मिली हुई है। अरे वाह। और जर्मन डिजाइन अवार्ड भी। मतलब पुरानी चीजों को सहेजने के साथ साथ मॉडर्न स्टैंडर्ड्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सही बात है। और इसका जो मुख्य मकसद है वो बिहार के प्राचीन इतिहास को दिखाना है। मतलब सिंधु घाटी से लेकर मौर्य, गुप्त, मुगल काल, कह लीजिए 1764 तक। अच्छा, 1764 तक। हाँ, क्योंकि 1764 के बाद की जो कलाकृतियां हैं वो तो पुराने वाले पटना संग्रहालय में रखी हैं। समझ गया। तो एक तरह से इतिहास का बंटवारा कर दिया है समय के हिसाब से। अच्छा, तो फिर अंदर क्या क्या है देखने लायक? मैंने सुना है वो दीदारगंज यक्षी, वो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। हाँ, बिल्कुल। और वो वाकई देखने लायक चीज है। सोचिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व की, मौर्य काल की, चुनार बलुआ पत्थर से बनी है, करीब 5 फीट ऊंची। लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो है उसकी पॉलिश। हाँ, मतलब ऐसी चमक है कि 2300 साल बाद भी आपको हैरान कर देगी। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये उस जमाने की कला और तकनीक का एक बेहतरीन नमूना है। ये हिस्टोरिकल आर्ट गैलरी में है। हिस्टोरिकल आर्ट गैलरी। अच्छा। और इस गैलरी में यक्षी के अलावा वहां पर डैनियल बंधुओं के बनाए हुए प्रिंट्स हैं, पुराने पटना की तस्वीरें मिलती हैं उनमें। ओह, अच्छा। प्राचीन कांस्य की मूर्तियां हैं, टेराकोटा की बहुत सी चीजें हैं जो उस समय के आम जीवन को दिखाती हैं। फिर जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियां भी हैं और पटना स्कूल की पेंटिंग्स भी। उनका अपना एक अलग ही स्टाइल है। तो ये गैलरी ना बिहार की आर्ट की पूरी रेंज दिखाती है। यानी सिर्फ राजा महाराजा नहीं, बल्कि आम लोगों की कला, अलग अलग धर्म, पूरी तस्वीर मिलती है। और बाकी गैलरीज कैसी हैं? देखिए, इतिहास गैलरी है ABC करके। ये मौर्य काल से लेकर पाल वंश तक के जो राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हुए वो दिखाती हैं। ठीक है। फिर क्षेत्रीय इस्लामी काल और मुगल ब्रिटिश दौर का जो ट्रांजिशन था उसको भी कवर करती हैं। फिर एक रीजनल आर्ट गैलरी है, उसमें बिहार की जो लोक कलाएं हैं जैसे मिथिला पेंटिंग हो गई या सिक्की घास का काम, हाँ, बिल्कुल, वो सब देखने को मिलता है। और एक कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी भी है जिसमें आज के भारतीय कलाकारों का काम लगा है। तो पता चलता है कि कला का ये सफर आज भी चल रहा है। और बच्चों के लिए कुछ सोचा है इन्होंने? आजकल म्यूजियम्स में होता है अक्सर। हाँ, बिल्कुल। एक चिल्ड्रंस गैलरी है जो पूरी तरह से इंटरैक्टिव है। मतलब बच्चे वहाँ खेल खेल में इतिहास और आर्ट के बारे में सीख सकते हैं। ये बढ़िया है। और एक विजिबल स्टोरेज भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। विजिबल स्टोरेज वो क्या होता है? इसमें वो प्राचीन सिक्के और टेराकोटा की छोटी छोटी चीजें रखते हैं जिन्हें आप काफी करीब से देख सकते हैं। मतलब स्टोरेज में क्या है वो भी दर्शकों को दिखाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा, ये तो काफी नया तरीका है। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी कर लेते हैं, जैसे टाइमिंग क्या है, टिकट वगैरह कैसे हैं? हाँ, तो जो मेन गैलरीज है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती हैं। सोमवार बंद रहता है, मंडे ऑफ। ठीक है। लेकिन चिल्ड्रंस गैलरी, कैफे, दुकान और लाइब्रेरी शाम 7 बजे तक खुले रहते हैं और रेस्टोरेंट तो रात 9 बजे तक। अच्छा, मतलब शाम में भी जा सकते हैं सिर्फ कैफे या लाइब्रेरी के लिए? जी हाँ, और शाम 5 बजे के बाद एंट्री टिकट सस्ता भी हो जाता है। ओह, कितना? भारतीयों के लिए एडल्ट्स का 50 रुपए और बच्चों का 25 रुपए। दिन में ये 100 रुपए और 50 रुपए होता है। विदेशी टूरिस्ट के लिए रेट्स अलग हैं। और भीड़ भाड़ का क्या रहता है? वीकेंड पे शायद ज्यादा होती होगी। हाँ, बिल्कुल। फ्राइडे से संडे, खासकर दोपहर 12 से 4 के बीच काफी भीड़ हो सकती है। तो अगर उस टाइम जाना हो तो शायद ऑनलाइन बुकिंग चेक कर लेना बेहतर रहेगा। सही है। वैसे सुविधाएं सारी हैं। व्हील चेयर है, लिफ्ट है, सेंट्रल AC, पार्किंग, कैफे, लाइब्रेरी,
मतलब मॉडर्न म्यूजियम वाली सारी चीजें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत ही दिलचस्प बात पता चली है, ये जो नया म्यूजियम है और जो पुराना वाला पटना संग्रहालय है, हाँ, जो 1917 वाला। हाँ, उन दोनों को जोड़ने के लिए एक सुरंग बन रही है। जी हाँ, बिल्कुल। उसे हेरिटेज टनल कह रहे हैं। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी ये। 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड? हाँ, अंडरग्राउंड। और इसे डीएमआरसी बना रहा है, दिल्ली मेट्रो वाला। अच्छा। लगभग 37% काम हो भी चुका है, सुना है। और ये सिर्फ एक रास्ता नहीं होगा, इसमें एक अंडरग्राउंड गैलरी भी होगी। सुरंग के अंदर गैलरी? हाँ, और बैटरी वाली गोल्फ कार्ट चलेंगी शटल सर्विस के लिए। एसी होगा, लिफ्ट होगी, एलईडी डिस्प्ले होंगे, मतलब ये खुद में एक एक्सपीरियंस होगा। ये तो कमाल का आइडिया है। उम्मीद है कि दिसंबर 2027 तक ये तैयार हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास के दो अलग अलग हिस्से, 1764 तक का बिहार संग्रहालय में और उसके बाद का पटना संग्रहालय में, वो फिजिकली जुड़ जाएंगे एक ही टिकट पर शायद। बिल्कुल। आप एक म्यूजियम से शुरू करके सुरंग से होते हुए दूसरे में पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ दो इमारतों को जोड़ना नहीं है, ये बिहार के इतिहास की जो कहानी है उसकी निरंतरता को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका होगा। हाँ, मतलब बिना किसी ब्रेक के आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं एक तरह से। सही कहा। इतिहास को टुकड़ों में देखने के बजाय एक पूरी जुड़ी हुई कहानी की तरह देखने में मदद मिलेगी इससे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिहार संग्रहालय सिर्फ पुरानी चीजों का कलेक्शन नहीं है, ये बिहार की विरासत, उसकी पहचान का एक मॉडर्न सेंटर है। बिल्कुल। और यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां भी लगती हैं और बिहार म्यूजियम बिनाले जैसे बड़े इवेंट्स भी होते हैं। तो ये एक एक्टिव कल्चरल हब भी है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये संग्रहालय अतीत को भविष्य से जोड़ता है, चाहे वो इसकी डिजाइन के जरिए हो या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, या फिर ये जो हेरिटेज टनल बन रही है उसके जरिए। ये दीदारगंज, यक्षी जैसी जो हमारी अनमोल धरोहरें हैं उनको सहेजता भी है और नई पीढ़ी के लिए उन्हें दिलचस्प भी बनाता है। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है, जब ये हेरिटेज टनल बन जाएगी और दोनों संग्रहालयों को जोड़ देगी, एक जहां इतिहास 1764 परमाणु रुकता है और दूसरा जहां से आगे बढ़ता है, तो ये जुड़ाव हमारे नजरिए को कैसे बदलेगा? ये एक अच्छा सवाल है। क्या बिहार के इतिहास की जो कंटिन्यूटी है या जो बड़े मोड़ आए हैं वो हमें और ज्यादा साफ दिखाई देंगे? जब ये दो अलग अलग टाइम पीरियड एक ही सफर का हिस्सा बन जाएंगे, तो कहानी में और कौन सी नई परतें सामने आएंगी? सोचने वाली बात है।